नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भूगोल का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इस अध्याय को, इस कॉन्सेप्ट को विकसित करने का कार्य जो हमारे डब्ल्यू जे मॉर्गन महोदय हैं, उनके द्वारा 1968 या 69 के वर्ष में किया गया था। परंतु जो प्लेट जो शब्द है, प्लेट टेक्टोनिक जो शब्द है, उसकी उत्पत्ति टूजो विल्सन महोदय के द्वारा की गई थी। इस प्रकार से यदि जो उस प्लेट विवर्तन की शब्द है, उसकी उत्पत्ति की बात करें तो टूजो विल्सन के द्वारा की गई थी। परंतु यह जो थ्योरी वास्तविक रूप में, प्रामाणिक रूप में इसको प्रस्तुत करने का कार्य डब्ल्यू जे मॉर्गन महोदय के द्वारा प्रदान किया गया था 1968-69 के वर्ष में। ठीक, तो चलिए समझते हैं प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का सबसे पहले समझ लेते हैं कि इतिहास क्या है, आखिर किस बैकग्राउंड पर, किस आधार को लेकर यह थ्योरी बनाई गई थी, इसका आधार क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का उद्देश्य यही था कि जो हमारे महाद्वीप है, विभिन्न महाद्वीप हैं, आप विश्व के मानचित्र पर देख सकते हैं, तो विभिन्न महाद्वीप विभिन्न प्रकार से गति कर रहे हैं। वह स्थिर अवस्था में नहीं है, वह स्टेबल अवस्था में नहीं है। इसको समझाने का कार्य इससे पहले, इस थ्योरी से पहले वेगनर महोदय ने किया था। परंतु वेगनर महोदय की जो थ्योरी थी वह उतनी कंस्ट्रक्ट नहीं थी, उतनी अच्छी तरीके से उन्होंने समझा नहीं पाया था। परंतु इस थ्योरी के माध्यम से प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, यानी प्लेट गति कर रही है, महाद्वीप गति कर रहे हैं, इसको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया। इसी के साथ साथ जो हैरी हेस महोदय ने, जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, कि समझाने का प्रयास किया था कि जो महासागर की तलहटी है उसका विस्तार हो रहा है, यानी महासागर नितल का प्रसरण हो रहा है। तो इस सिद्धांत में महाद्वीप के साथ साथ महासागर विरोध कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, इसको समझाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार की हमारे सामने विभिन्न प्रकार की पृथ्वी के धरातल पर प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं में चाहे आपदाओं की बात कर लें, ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी इत्यादि जो प्रमुख आपदाएं हैं, उनकी उत्पत्ति को लेकर उनके पीछे क्या कारण है, वह इस थ्योरी के माध्यम से स्पष्ट होता है कि क्यों यह जो ज्वालामुखी की प्रक्रिया है एक निश्चित क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। तो इसको समझाने का कार्य जो डब्ल्यू जे मॉर्गन महोदय हैं, उनने 1968 में इस थ्योरी के माध्यम से, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के माध्यम से, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से किया है। ठीक, तो आप इस प्रकार समझ गए होंगे कि इस अध्याय में हम इस थ्योरी में, इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से हम यह समझ लेंगे किस प्रकार से ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं, क्यों भूकंप की घटनाएं होती हैं, क्यों सुनामी की घटनाएं होती हैं, महाद्वीपों का प्रभाव किस प्रकार से हो रहा है, महासागर की जो तलहटी है, महासागर का स्प्रेड हो रहा है, महासागर किस प्रकार से फैल रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार चलिए अब हम समझते हैं कि सबसे पहला हमारा जो शब्द है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, तो इसमें जो प्लेट है और दूसरा शब्द है टेक्टोनिक या विवर्तन की। तो प्लेट सबसे पहले समझते हैं प्लेट क्या है और टेक्टोनिक क्या है। तो चलिए इसको हम चित्र के माध्यम से स्पष्ट कर लें कि प्लेट क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछले अध्याय में भी हम पढ़ चुके हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी गोलाकार अवस्था में है। पृथ्वी इस प्रकार से अंडाकार या गोलाकार अवस्था में पृथ्वी विद्यमान है। तो पृथ्वी की, यदि जो हमने इससे पिछले वीडियो में पृथ्वी की आंतरिक दशा के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से यदि हम इतने मतलब यहाँ पर यदि पृथ्वी का केंद्र बिंदु होगा, तो यदि इतने भाग का अध्ययन करें, पृथ्वी के केंद्र बिंदु तक अध्ययन करें, तो यदि मान के चलिए, हमने यहाँ आपको बताया था किस प्रकार से पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह 3 परतों से मिलकर बना है। इसमें जो 3 परतें हैं, यह क्रस्ट है, क्रस्ट इसे कहते हैं जो मेंटल, यह से मेंटल और इसे क्रोड। तो जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, वह इस क्रस्ट और इस मेंटल से जुड़ी हुई है। यहाँ पर क्रोड का कोई रोल नहीं है, कोई इसकी भूमिका नहीं है। तो जो क्रस्ट है इसे हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं, इसको लिथोस्फीयर भी कहा जाता है, लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर एक क्रस्ट है, इसी को हम प्लेट कहते हैं। तो यह जो प्लेट है, यह जो मेंटल है, तो मेंटल का जो ऊपरी भाग है वह एक मोल्टेन अवस्था में है, एक मैग्मा की अवस्था में है, एक अर्ध पिघली की अवस्था में है। तो यह जो लगभग प्लाज्मा की अवस्था में विद्यमान है। तो जो हमारे क्रस्ट है, या फिर जो प्लेट है, यह जो एस्थनोस्फीयर है, जो लिक्विड अवस्था में है, जो अर्ध द्रव अवस्था में है, उस पर तैर रही है। तो इस प्रकार से प्लेट को हमने समझा। हमारे सामने जो सिद्धांत है उसमें 2 शब्द हैं मुख्य रूप से, प्लेट और टेक्टोनिक। तो प्लेट का
जो हमारा प्लेट शब्द है, तो प्लेट का तात्पर्य है यह जो क्रस्ट है, जो लिथोस्फीयर है, जो यह जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, जिसकी गहराई करीब 100 से 100 किलोमीटर के लगभग होगी। तो यह 100 किलोमीटर का मतलब महासागरों में इसकी गहराई कम होती है, महाद्वीपों के जो महाद्वीप में इसकी गहराई अधिक होती है। ठीक, तो जो क्रस्ट जो प्लेट है, तो प्लेट पृथ्वी की जो क्रस्ट है उसके टुकड़े हैं, पृथ्वी की क्रस्ट के विभिन्न भाग ही प्लेट कहलाते हैं। तो यह हमने प्लेट को बताने का प्लेट को बताया कि प्लेट क्या है। ठीक, उसके बाद दूसरा शब्द है टेक्टोनिक। टेक्टोनिक टेक्टोनिक तो दूसरा शब्द है टेक्टोनिक। पहला शब्द हमने समझा प्लेट, और दूसरा शब्द जो कि प्लेट हमने बताया कि पृथ्वी की जो क्रस्ट है, यह जो क्रस्ट है, यह लिथोस्फीयर है, इसके टुकड़े ही क्या कहते हैं, यह टुकड़े बटे हुए हैं। तो मान के चलिए यह एक प्लेट है, यह दूसरी प्लेट है, तीसरी प्लेट है। तो इस प्रकार से यह जो पृथ्वी का 100 किलोमीटर का जो क्रस्ट वाला भाग है, जो ठोस भाग है, जो लिथोस्फीयर का भाग है, जो जटिल भाग, चट्टानी भाग है, तो इसे हम क्रस्ट कहते हैं। ठीक, इसके जो क्रस्ट है या प्लेट है, तो प्लेट इस जो एस्ट्रोनोस्फीयर है जो कि लिक्विड अवस्था में है, क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक है, करीब 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान है, इसलिए जो प्लेटें हैं इस एस्ट्रोनोस्फीयर के ऊपर, इसमें जो मेल्टेड मैग्मा है, जो गला हुआ मैग्मा है, द्रवित अवस्था में है, उस पर तैर रहा है। तो यहाँ पर हमने प्लेट को बताया। उसके बाद टेक्टोनिक। टेक्टोनिक यानी गति। टेक्टोनिक का मतलब होता है गति। तो इस प्रकार से प्लेट में यदि जो गति हो रही है वही प्लेट टेक्टोनिक की प्रक्रिया है। और चूंकि जो प्लेट में प्लेट जो कि क्रस्ट का भाग है, तो और जो इसमें एस्ट्रोनोस्फीयर है, तो प्लेट में सबसे पहले प्रश्न उठता है कि प्लेट का मतलब तो हमने समझ लिया, टेक्टोनिक मतलब गति, यानी प्लेट में जो हलचल हो रही है, जो उसमें गति हो रही है, गतिक प्रक्रिया हो रही है, उसे टेक्टोनिक कहते हैं। परंतु यह गति क्यों हो रही है, इसका प्रमुख कारण यह है कि जो एस्ट्रोस्फीयर है उसमें चूंकि तापमान अधिक है, और तापमान अधिक होने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, यहाँ पर चूंकि रेडियो एक्टिव तत्व हैं, रेडियो क्रियाशील तत्व हैं, सक्रिय तत्व हैं, तो यहाँ पर तापमान अधिक है, रेडियो एक्टिव सक्रिय तत्व हैं, जिसके कारण यहाँ पर संवहनी तरंगें चलती हैं, संवहनी तरंगें होती हैं, संवहनी तरंगें उठती हैं। क्योंकि मान के चलिए यदि आप पृथ्वी के आंतरिक भागों में तापमान अधिक है, एनर्जी अधिक है, ऊष्मा अधिक है, तो जिस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक होती है, तो ऊष्मा की मतलब जो प्रक्रिया होती है वह अधिक, मतलब जहाँ ऊष्मा अधिक होगी वह कम ऊष्मा वाले क्षेत्रों में जाने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर एनर्जी है वह अपने आप को मुक्त करने का प्रयास करती है, रिलीज होने का प्रयास करती है। तो वह पृथ्वी के इस भाग से, एक क्रस्ट भाग है, इससे टकराती है, इस संवहन के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से इससे टकराती है, यहाँ से उठकर यहाँ जाने का प्रयास करती है, क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक है और यहाँ पर तापमान कम होगा। तो इसलिए इससे जब टकराती है एनर्जी, तो इस प्लेट में क्या होता है, गतियां होती हैं, प्लेट में संजन होता है। तो यह रही प्लेट टेक्टोनिक की बात की। प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट में विभिन्न प्रकार की गतियां क्यों होती हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी प्लेटें पृथ्वी के धरातल पर विद्यमान हैं। तो हम बता दें कि विभिन्न प्रकार से पृथ्वी के संपूर्ण विश्व में 7 प्रकार की बड़ी प्लेटें पाई जाती हैं, 7 बड़ी प्लेटें पाई जाती हैं। यदि हम इसको चित्र के माध्यम से देखना चाहें, कि मानचित्र के माध्यम से देखना चाहें, तो और अच्छे तरीके से स्पष्ट हो सकता है। परंतु यदि सबसे पहले हम उसके नाम जान लें कि कौन कौन सी प्लेटें हमारी पृथ्वी के धरातल पर संपूर्ण विश्व में विद्यमान है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसे यह अमेरिका महाद्वीप है, तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप एक प्लेट है। इसके अलावा दूसरी बड़ी प्लेट है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की, तो यह भी एक प्रकार की एक बड़ी प्लेट है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की एक प्लेट और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की एक बड़ी प्लेट। ठीक, तीसरी प्लेट अफ्रीकन प्लेट कहते हैं, जैसे हम अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी अफ्रीकन प्लेट है। तो चौथी प्लेट की बात करें तो यह रसिया है, यहाँ पर रसिया है, यहाँ पर चाइना है और यहाँ पर भारत है। तो इस प्रकार से यह जो रसिया वाला क्षेत्र है, जो चीन वाला क्षेत्र है, इसे हम इस यूरोप वाले क्षेत्र को संपूर्ण रूप से यूरेशियाई प्लेट के रूप में जानते हैं। और जो 5वीं प्लेट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है, यह न्यूजीलैंड है और यह भारत है। तो इस संपूर्ण इस क्षेत्र को एक प्लेट का दर्जा दिया गया है। तो इसे हम इंडो ऑस्ट्रेलियन या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से या फिर भारतीय प्लेट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हमने 5 प्लेटों की चर्चा की। इसके अलावा जो 6वीं प्लेट है वह प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर की 6वीं प्लेट है। और 7वीं प्लेट जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसकी एक अलग प्लेट है। तो इस प्रकार से पृथ्वी की जो धरातल है, संपूर्ण धरातल पर कुल मिलाकर 7 बड़ी प्लेटें हैं
और 7 बड़ी प्लेटें एक दूसरे के मतलब अलग अलग तरीके से गतियां कर रही हैं। तो इस प्रकार से हमने 7 बड़ी प्लेटों की संदर्भ में बात की। इसके अलावा छोटी छोटी प्लेटें भी विद्यमान हैं जिनके सहारे भी गतियां होती हैं, परंतु जो प्रमुख रूप से जो पृथ्वी पर जितनी भी स्थलाकृतियां विद्यमान हैं उन सभी पर जो सबसे बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, इन 7 बड़ी बड़ी प्लेटों का प्रमुख रूप से प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने बात की प्लेट की। तो जो प्लेटें हैं वह किस प्रकार से गति कर रही हैं उसके हमने कारण को समझा कि प्लेटें चूंकि पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो संवहन तरंगें चल रही हैं, तापमान अधिक है, हॉटस्पॉट की स्थिति विद्यमान है, तो इसलिए जो प्लेटें गति कर रही हैं और 7 प्रकार की जो प्लेटें पृथ्वी के धरातल पर विद्यमान है उसकी हमने चर्चा की। परंतु प्लेटों में गतियां हो रही हैं, इस सिद्धांत इस थ्योरी का प्रमुख आधार है। तो प्लेटों में गतियां किस प्रकार से होती हैं उन प्लेटों में गतियों को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम प्लेटों की में गतियों को समझेंगे तभी हम पर्वत में जो हमारे महाद्वीप है वह स्थिर अवस्था में नहीं है इसको हम समझ सकते हैं। हमारे महासागर का क्या हो रहा है, जैसे अटलांटिक महासागर का विस्तार हो रहा है, तो हम प्लेट में गति के माध्यम से यह समझ सकते हैं। तो प्लेटों में जो हमने 7 बड़ी प्लेटों की बात की है, तो इन प्लेटों में गतियां 3 प्रकार की गतियां होती हैं। जो पहली गति होती है तो इसको भी हम चित्र के माध्यम से ही समझ लेते हैं कि किस किस प्रकार से प्लेटों में गतियां होती हैं, प्लेटों में संचरण होता है। ठीक, तो जो सबसे पहली गति होती है उसे हम कहते हैं अपसारी गति। यानी अपसारी जो शब्द है जिसे हम अंग्रेजी में डायवर्जेंट कहते हैं। डायवर्जेंट यानी जब 2 प्लेटें एक दूसरे के से दूर जाने का प्रयास करें तो उसे कहते हैं डायवर्जेंट या अपसारी। ठीक है, अपसारी मान के चलिए यह जो प्लेट है, एक प्लेट यह इस तरफ जा रही है और यह एक प्लेट इस तरफ जा रही है, तो इस प्लेट की इस गति को अपसारी गति कहते हैं। जो कि 3 प्रकार की गतियां होती हैं। जो पहली गति होती है उसे अपसारी गति कहते हैं, मतलब ये 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो अपसारी गति। दूसरी गति होती है जैसे हम अभिसारी गति कहते हैं, और तीसरी गति होती है उसे हम संरक्षी गति कहते हैं, तो संरक्षी प्लेट कहते हैं। तो इस प्रकार से 3 तरीके से प्लेट के किनारे को हम समझ सकते हैं। परंतु जो हमारा सबसे पहली प्लेट है जिसे हम कहते हैं अपसारी प्लेट किनारा, तो 3 प्रकार की गतियां होती है। सबसे पहला गति है वह है अपसारी गति। तो अपसारी गति में होता यह है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जाने का प्रयास करती है। एक प्लेट जब दूसरी प्लेट से दूर जाती है तो इससे क्या होता है, प्लेटों में अपसारी गतियां संपन्न होती हैं। ठीक, तो इसके माध्यम से यदि हम यह प्लेट है और यह प्लेट है, अभी तक यह प्लेट पास पास यहाँ पर थी, इस तरह से जुड़ी हुई थी, परंतु अब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जाएगी तो यदि मान के चलिए यहाँ से निकलेगा क्या, पृथ्वी के आंतरिक भाग से यह जो लिक्विड अवस्था में, जो अर्धद्रवित अवस्था में जो मैग्मा है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाह्य भाग में निकलने का प्रयास करेगा। आप मान के चलिए जब 2 प्लेटें हैं तो यहाँ पर हम अटलांटिक महासागर की स्थिति की बात कर रहे हैं। अटलांटिक महासागर, यदि आप विश्व के मानचित्र पर यदि अटलांटिक महासागर को देखें तो अमेरिका महाद्वीप दोनों, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और यहाँ पर अटलांटिक महासागर, यदि विश्व के मानचित्र पर देखने का प्रयास करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अटलांटिक महासागर है। यह उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यह यूरोप, यह अफ्रीका। ठीक, तो यहाँ पर दोनों के बीच में यह अटलांटिक महासागर विद्यमान है। तो अटलांटिक महासागर में क्या हो रहा है, यहाँ पर यह जो प्लेट है यह जो उत्तरी अमेरिकी प्लेट है और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है वह इस तरफ गति करने का प्रयास कर रही है, यानी पश्चिम दिशा में गति कर रही है, बाईं ओर गति कर रही है, इस तरफ गति कर रही है। और यह जो अफ्रीकन प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है वो इस तरफ गति कर रही है। तो इस प्रकार से जो अटलांटिक जो प्लेट है, जो अटलांटिक प्लेट में एक प्रकार से अटलांटिक महासागर में एक प्रकार से अपसारी गति संपन्न हो रही है, क्योंकि 2 प्लेटें यानी जो उत्तरी अमेरिकन दक्षिणी अमेरिकन प्लेट पश्चिम दिशा की ओर गति कर रही हैं, और जो अफ्रीकन प्लेट है हमारी और जो यूरेशियन प्लेट है वह पूर्व दिशा की ओर गति कर रही हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो ज्वालामुखी के निकलने की प्रक्रिया, धीरे धीरे ज्वालामुखी का लावा यहाँ से बाहर आता है, इसलिए यहाँ पर इतने बड़े एरिया में क्या पाया जाता है, अटलांटिक महासागरी मध्य महासागरी कटक पाया जाता है। मध्य महासागरी कटक या हम अंग्रेजी में मध्य महासागरी रिज के नाम से जानते हैं। तो मध्य महासागरी रिज क्या होता है, तो जिस प्रकार से यदि हम समुद्र के अंदर
जो हम समुद्र के बाहर देखते हैं कि समुद्र के बाहर हम जो पर्वत देखते हैं और यदि वो पर्वत समुद्र के अंदर हो तो उन्हें हम रिज कहते हैं। तो जिस प्रकार से जो ज्वालामुखी का लावा पृथ्वी के समुद्र के धरातल के बाहर निकलता जाता है तो यहीं पर जमता जाता है, तो एक प्रकार से पर्वत का रूप धारण कर लेता है, एक पहाड़ का रूप धारण कर लेता है, तो उसे हम कहते हैं अटलांटिक महासागरीय रिज, अटलांटिक महासागरीय कटक के नाम से इसे जानते हैं। तो जब प्लेटों के मध्य में, प्लेटों के बीच में अपसारी गतियां होती हैं, जब दो प्लेटों के बीच में किस प्रकार की अपसारी गतियां होती हैं, या फिर इसे अंग्रेजी में डाइवर्जेंट गति कहते हैं, यानी एक प्लेट दूसरी प्लेट से क्या कर रही है, दूर जा रही है, एक प्लेट से दूसरी प्लेट से दूर जाने का प्रयास कर रही है। इसलिए यहाँ से जो रास्ता मिलता है, यहाँ से जो स्थान मिलता है, इसलिए यहाँ से ज्वालामुखी क्या होता है, निकल पड़ता है। ज्वालामुखी की घटनाएं यहाँ पर होती हैं और धीरे धीरे ज्वालामुखी का लावा यहाँ पर जमता जाता है, तो एक प्रकार से एक पहाड़ की स्थिति या फिर रिज की स्थिति, कटक की स्थिति बना लेता है। ठीक, तो इससे यह स्पष्ट होता है। तो चूंकि यह जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है, इस अपसारी प्लेट के माध्यम से जो मॉर्गन महोदय हैं जिन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, वह हमें यह समझाना चाहते हैं कि इस अपसारी प्लेट किनारों के सहारे क्या होता है, सागर के नितल का प्रसरण हो रहा है, सागर के नितल का विस्तार हो रहा है, जो यानी सागर की जो तलहटी है उसका विस्तार हो रहा है। तो कैसे विस्तार हो रहा है, यहाँ पर आप कैसे कह सकते हैं कि सागर के नितल का विस्तार हो रहा है, सागर की तलहटी का विस्तार हो रहा है। तो इसके लिए समझने के लिए यदि मान के चलिए यह यहाँ और यहाँ, यह क्षेत्र एक प्रकार का महाद्वीपीय क्षेत्र है और यह भी महाद्वीपीय क्षेत्र है। इस तरफ कौन सा महाद्वीप है, यदि मान के चलिए आप, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है यदि मानिए, और यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, यह यूरोप महाद्वीप है और यह अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक, तो यहाँ पर यह जो, यदि आप मान लें यदि यह जो उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, ठीक, इसे उत्तरी अमेरिकी प्लेट माना है, इसे दक्षिणी अमेरिकी प्लेट माना है, तो यह इस ओर गति कर रही है, यानी पश्चिम दिशा की ओर गति कर रही है। और यह जो यहाँ पर यूरोपीय प्लेट है यानी यूरेशियाई प्लेट और यह अफ्रीकन प्लेट, वह इस दिशा की ओर गति कर रही है। ठीक, वह गतियां क्यों कर रही हैं, तो सबसे पहले जो महासागर के अंदर से जो लावा निकल रहा है उससे क्या होगा, यह जो लावा पृथ्वी के बाहरी भाग में निकलेगा तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर फैलेगा। ठीक, यहाँ पर फैलने का प्रयास करेगा, तो यहाँ पर जो चट्टान होगी वह नई चट्टान होगी, परंतु जो यहाँ पर जो चट्टान होगी वह पुरानी चट्टान होगी, क्योंकि जो लावा है वह निरंतर निकलता ही जा रहा है। जब उसको समय मिलता है, जब उसके पृथ्वी के आंतरिक भाग से जब जो लावा निकलता है, जब उसको स्पेस मिलता है तो वह लावा पृथ्वी के बाहरी भाग में निकलता है, तो यहाँ पर चट्टान यहाँ पर वह चट्टान के रूप में फैल जाता है। तो ठीक है, यहाँ पर भी फैल जाता है। इसके पश्चात वह इस दिशा में जाने का प्रयास करता है वह लावा। ठीक, तो यहाँ पर एक चट्टान बन जाती है, परंतु जो यहाँ पर जो ज्वालामुखी के जो यहाँ से जो मुख है उसके निकट में सबसे नई चट्टान होगी, यहाँ पर नई चट्टान होगी, यहाँ पर पुरानी चट्टान होगी। ठीक, तो इसके पश्चात यह जो यहाँ पर भाग है, इसके बाद यह जो मतलब जो चट्टान है वह पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है वह उसमें जाने का प्रयास करेगी, क्योंकि यहाँ पर महाद्वीप विद्यमान है। तो इस प्रकार से जो चट्टानें हैं इसके माध्यम से ज्वालामुखी निकल रहा है, ज्वालामुखी का लावा निकल रहा है, तो चट्टानें क्या हो रही हैं, निर्मित हो रही हैं। चट्टानें नई प्रकार की नई चट्टानें निर्मित हो रही हैं, इसलिए सागर की सतह का विस्तार हो रहा है। और अभी आप देखते हैं कि जिस प्रकार से जो अभी महाद्वीप यहाँ तक विद्यमान है, ठीक, यह रेखा महाद्वीप की है, परंतु चट्टान का विस्तार होगा और महाद्वीप महासागर यहाँ तक विद्यमान हो जाएगा, यानी महाद्वीप की जो अभी जहाँ पर बाउंड्री है वह क्या हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी, और अभी यहाँ तक महाद्वीप था अब वह यहाँ तक हो जाएगा, क्योंकि वह इस तरफ महाद्वीप की प्लेट इस तरफ जा रही है और इस यहाँ पर ज्वालामुखी के माध्यम से नई नई चट्टानों का विस्तार हो रहा है। इसलिए क्या होगा, जो चट्टान है उसके मतलब ज्वालामुखी का लावा निकलते रहने से इस जो सागर की सतह है, सागर का नितल है और उसका निरंतर विस्तार हो रहा है, उसमें निरंतर गति हो रही है, वह इस सिद्धांत के माध्यम से स्पष्ट होता है। परंतु यहाँ पर क्या हो जाती है, यहाँ पर एक प्रकार से यदि आप अटलांटिक महासागर में देखेंगे तो बहुत आपने शब्द सुना होगा गर्त या खाई, आपने शब्द सुना होगा। तो महासागरों में जैसे मैरियाना ट्रेंच, अंग्रेजी में से ट्रेंच कहते हैं और हिंदी में से खाई कहते हैं, गर्त कहते हैं। तो गर्त में बहुत सी गर्तें पाई जाती हैं, तो मैरियाना गर्त सबसे गहरी गर्त है जो कि प्रशांत महासागर में है। उसी प्रकार से जो यहाँ चट्टान बनी है, परंतु जो चट्टान बनी है वह पृथ्वी के आंतरिक भागों में चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर यह महाद्वीप प्लेट और यहाँ पर यह क्या है, सागरी प्लेट, जब एक दूसरे की ओर गति कर रही हैं, क्योंकि यह इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो इस कारण से यह जो चट्टान है वह इस तरफ पृथ्वी के आंतरिक भाग में चली जाएगी। ठीक, तो आंतरिक भाग में जाएगी, जैसे ही 100-150 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचेगी, तो यहाँ पर चूंकि हमने बताया था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, यहाँ पर
तापमान अधिक है, एस्ट्रोनोस्फीयर है, तो इसलिए जो चट्टान यहाँ पर पहुंची है वह यहाँ पर जाकर गल जाएगी। तो इसे हम कहते हैं बेनी ऑफ जॉन। जहाँ पर यह चट्टान जो कि मतलब अभी तक सागर के तल का भाग थी, अब वह पृथ्वी के आंतरिक भाग में आकर बेनी ऑफ जॉन जिसे हम कहते हैं उसमें आकर गल जाती है। तो यहाँ पर मैग्मा का रूप धारण कर लेती है और पुनः इसी रास्ते जब मैग्मा बन जाएगी तो इसी रास्ते से पुनः इस ज्वालामुखी के रास्ते से पुनः निकलने का प्रयास करेगी। तो इस प्रकार से यह जो प्रक्रिया है वह निरंतर संपन्न होती रहती है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है और सागर सतह का विस्तार होता रहता है। तो चलिए अब हम इस सागर सतह का विस्तार तो हमने आपको बता दिया कि विस्तार हो रहा है और यह चक्र क्यों चल रहा है, यह क्रिया क्यों संपन्न हो रही है, क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक है, यहाँ पर रेडियो एक्टिव तत्व पाए जा रहे हैं, इसलिए तरंगें यह ज्वालामुखी की क्रिया संपन्न हो रही है। ठीक, तो परंतु इसका यदि व्यवहारिक उदाहरण की बात करें, किस प्रकार से यदि हम व्यवहारिक रूप में समझना चाहें तो इसको समझ सकते हैं। तो आप विश्व के मानचित्र पर देखिएगा, अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक महासागर का वैज्ञानिक शोधों के अनुसार जो हमें जानकारी मिली है, जो पता चला है, तो यह प्रमाणित हो चुका है कि अटलांटिक महासागर का निरंतर विस्तार हो रहा है, अटलांटिक महासागर निरंतर फैल रहा है, वह स्प्रेड कर रहा है। ठीक, तो यह जो वास्तविक रूप से जो अपसारी प्लेट किनारे हैं, तो अपसारी प्लेट किनारे के सहारे जो महासागर हैं उनका विस्तार होता है। यह जो प्रक्रिया है, यह जो तथ्य है वह प्रमुख रूप से इससे स्पष्ट हो जाता है कि अपसारी प्लेट किनारों से जब दो प्लेटें किनारे एक दूसरे से दूर जाते हैं तो इससे क्या होता है, जो समुद्र की सतह है उसका विस्तार हो जाता है। ठीक, तो इसी प्रकार से यदि आपने जो अटलांटिक महासागर में जो उदाहरण देखा, उसी प्रकार से हिंद महासागर में भी यह घटना समान तरीके से ही घटना हो रही है। यानी हिंद महासागर में भी यहाँ पर रिज पाई जाती है, यहाँ पर एक रिज पाई जाती है, जिसके माध्यम से क्या हो रहा है, जो हिंद जो हमारी जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वह उत्तर की ओर गति कर रही है, जो अंटार्कटिका प्लेट है वह इस ओर गति कर रही है, इसलिए यहाँ पर भी एक रिज का निर्माण हो रहा है, यहाँ से भी ज्वालामुखी की घटनाएं हो रही हैं, इसलिए हिंद महासागर में भी यह समुद्र की सतह है उसका विस्तार हो रहा है। ठीक, परंतु यदि प्रशांत महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर की स्थिति कुछ भिन्न है। यानी प्रशांत महासागर में जो महाद्वीप जो सागर की सतह है उसका विस्तार नहीं बल्कि संकुचन हो रहा है। यह एक विपरीत स्थिति है कि प्रशांत महासागर में सागर का सतह का विस्तार ना होकर बल्कि संकुचन हो रहा है। इसको समझने के लिए आप इसको भी चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यदि हम प्रशांत महासागर की स्थिति को इस मानचित्र के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करें तो मान के चलिए यह यूरेशियाई महाद्वीप है, यह यूरेशियाई प्लेट है। तो यूरेशियाई प्लेट का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर रूस होगा, यहाँ पर चीन होगा। ठीक, यहाँ पर इस क्षेत्र की बात करें तो यह प्रशांत महासागर है। ठीक, तो यह प्रशांत महासागर यदि आप विजुअल तरीके से यदि मानचित्र में व्यवहारिक रूप से देखना चाहें तो और अच्छी तरीके से देख सकते हैं, परंतु इसको यदि आप समझ लीजिए तो प्रशांत महासागर की स्थिति इस प्रकार से विद्यमान है कि यहाँ पर यूरेशियाई प्लेट है, यहाँ पर यूरेशियाई प्लेट का तात्पर्य यहाँ पर रूस है, यहाँ पर चीन है। और इसके प्रशांत महासागर यदि हम पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और यह इसके दक्षिणी भाग में बात करें, इसके यदि हम दक्षिण से प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्वी भाग में बात करें तो यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। तो इस प्रकार की स्थिति प्रशांत महासागर में विद्यमान है। तो प्रशांत महासागर का क्योंकि विस्तार नहीं हो रहा है, प्रशांत महासागर का संकुचन हो रहा है, उसका क्या कारण है उसको हम समझ लेते हैं कि क्यों प्रशांत महासागर का विस्तार नहीं बल्कि संकुचन हो रहा है। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर प्रशांत महासागर के जो बीचों बीच वाला भाग है वहां से क्या हो रही है, यह प्लेट जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है वह इस दिशा की ओर गति कर रही है। प्रशांत महासागर की जो जो पश्चिमी भाग है वह इस दिशा की ओर गति कर रहा है और जो यूरेशियाई प्लेट है वह इस दिशा की ओर गति कर रही है। यानी यूरेशियाई प्लेट इस दिशा की ओर गति कर रही है और जो प्रशांत महासागर की जो पश्चिमी प्लेट है वह इस दिशा की ओर गति कर रही है। इसी प्रकार से जो उत्तरी अमेरिकी और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है वह इस ओर गति कर रही है और जो प्रशांत महासागर की पूर्वी प्लेट है वह इस दिशा की ओर गति कर रही है। ठीक, यहाँ पर ऐसी स्थिति विद्यमान है। तो इससे होगा ये कि यहाँ से जो ज्वालामुखी के माध्यम से जो कटक का निर्माण हो रहा है, जो रिज का निर्माण हो रहा है, रिज को हमने पहले ही बता ही दिया कि रिज क्या होता है। जिस प्रकार से समुद्र के अंदर जो पर्वत होते हैं उन्हें हम रिज कहते हैं, कटक कहते हैं। जब ज्वालामुखी के माध्यम से यहाँ से लावा निकलता है तो धीरे धीरे यहाँ पर जमा होता जाता है, जिसके कारण इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है और इसका एक प्रमुख रूप से यदि हम
विभिन्न प्रकार के जो टापू दिखते हैं, तो यहाँ पर हवाई आइसलैंड, मतलब जो समुद्र के भीतर से जो कोई टापू दिखाई देता है तो वह इसी रिज का भाग है, इसी कटक का भाग के रूप में हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये एक तरफ तो जो पूर्वी क्षेत्र, प्रशांत महासागर का जो पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर दो प्लेटें एक दूसरे की, यानी उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट इस तरफ गति कर रही हैं, और प्रशांत महासागर की पूरी प्लेट इस तरफ गति कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक दूसरे प्लेट, दो प्लेटें एक दूसरे से क्या कर रही, पास आ रही हैं। तो यहाँ पर प्लेटों को क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है। यहाँ पर प्लेटों का संकुचन हो रहा है, परंतु यहाँ से तो प्रशांत महासागर का विस्तार होगा, क्योंकि दो प्लेटें क्या है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यदि आप इसको चित्र में माने, इसको केवल देखें, तो इससे क्या स्पष्ट होगा कि दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसलिए प्रशांत महासागर का विस्तार हो रहा है। परंतु यहाँ पर दो प्लेटें एक दूसरे से पास आ रही हैं, यहाँ पर भी दो प्लेटें एक दूसरे से पास आ रही हैं, तो इससे क्या होगा, प्रशांत महासागर का संकुचन होगा। तो इसलिए जो इसे हम कहते हैं अभिसारी, यानी दो प्लेटें एक दूसरे से दूर आ रही हैं, तो इसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री, यानी दो प्लेटें एक दूसरे से दूर यदि निकट आ रही हैं तो इसे अभिसारी प्लेट किनारा कहते हैं। तो अभिसारी प्लेट किनारे के सहारे डिस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि यह समुद्री प्लेट है, और समुद्री प्लेट जो कि क्या होती है, भारी होती है, और यह जो महाद्वीपीय प्लेट है, तो महाद्वीपीय प्लेट हल्की होगी, तो यह जो समुद्री प्लेट है वह इस महासागरीय प्लेट की ओर नीचे धस जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि भारी चीज नीचे धस जाती है और जो हल्की चीज होती है वह ऊपर उछल जाती है। यदि आपने किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो देखा होगा तो उसमें भी यही घटना संपन्न होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी प्रशांत महासागरीय प्लेट एक समुद्री प्लेट है, इस कारण से यह भी नीचे धस जाएगी, और जो यूरेशियाई प्लेट है वो महाद्वीपीय प्लेट है, इस कारण से यह ऊपर की ओर क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर उछल जाएगी। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि दो किनारों के सहारे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से दो किनारों के सहारे जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है वह धस रही है, वह संकुचित हो रही है, परंतु केवल एक किनारे के सहारे, यानी केवल कटक के सहारे उसका विस्तार हो रहा है, और दो ओर से उसका क्या हो रहा है, धसान हो रही है। दो ओर से वह संकुचित हो रही है, केवल वह एक ओर से विस्तारित हो रही है। इसलिए इसी का कारण है कि दो ओर से इसका केवल क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है, केवल एक ओर से इसका विस्तार हो रहा है, इसलिए इसका संकुचन ज्यादा है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं प्रशांत महासागर के क्षेत्र में कि प्रशांत महासागर के सहारे जो सागर का तल है, सागर का नितल है, उसका विस्तार हो रहा है, बल्कि प्रशांत महासागर के उस सहारे उसका संकुचन हो रहा है। परंतु अटलांटिक महासागर के सहारे उस सागर सतह का विस्तार हो रहा है, सागर सतह फैल रही है, उसका विस्तार हो रहा है, वह स्प्रेड कर रही है। तो सबसे पहले हमने समझा कि अपसारी किनारे के सहारे किस प्रकार से जो अपसारी प्लेट किनारा है, अपसारी यानी डाइवर्जेंट प्लेट किनारा, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उसके सहारे सागर सतह का विस्तार होता है, और इससे क्या होता है, तो सागर सतह के सहारे जिस प्रकार से हमने देखा, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो रिज का निर्माण होता है, कटक का निर्माण होता है, और आगे वही कटक चलकर क्या कहते हैं, ग्रीनलैंड का निर्माण करते हैं। ग्रीनलैंड अटलांटिक महासागर में एक प्रमुख रूप से टापू के रूप में विद्यमान है, जो कटक से बना हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार की घटनाएं, यानी कन्वर्जेंट प्लेट के सहारे, जो कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का प्रमुख हिस्सा है, कि किस प्रकार से जो हमने पहला प्लेट किनारा, जो कि तीन प्लेट किनारे होते हैं, यानी अभिसारी प्लेट किनारा, अपसारी प्लेट किनारा और संरक्षी प्लेट किनारा, जिसमें से हमने अपसारी यानी दो प्लेटें जब एक दूसरे से निकट आ रही हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अपसारी यानी डाइवर्जेंट प्लेट किनारे को हमने समझने का प्रयास किया। इसके सहारे क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, किसी चीज का निर्माण होता है, तो उससे हमने समझ लिया किस प्रकार से दो प्लेट किनारों के सहारे क्या होता है, दो प्लेट किनारे जब एक दूसरे से दूर जाती है तो रिज का निर्माण होता है, कटक का निर्माण होता है। यहाँ तो हमने एक स्थिति को देखा, हमने प्रथम स्थिति को देखा, किस प्रकार से दो प्लेट किनारे के सहारे, यानी दो हमने समुद्री प्लेट को अभी तक लिया था, यानी दो समुद्री प्लेटें थी, और दो समुद्री प्लेट किनारे के सहारे क्या हो रहा था, रिज का निर्माण हो रहा था। परंतु यदि दो प्लेटों को, यदि दोनों महाद्वीपीय प्लेटों को लेकर समझने का प्रयास करें कि दो महाद्वीपीय प्लेट होंगी तब क्या होगा, क्योंकि अभी तक हमने जो उदाहरण समझा था वह है अटलांटिक महासागर का, यानी महासागरीय प्लेट किनारों के सहारे उसका उदाहरण समझने का, अपसारी प्लेट किनारे का उदाहरण समझने का प्रयास किया था। परंतु यदि दो प्लेट है, एक क्या है, दोनों ही महाद्वीपीय प्लेट हैं, और दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो इससे क्या होगा, इससे पठार का निर्माण होता है। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, जब जो पर्वतीय प्लेट हैं उस दूर जाती हैं, तो इससे क्या होता है, जो महाद्वीपीय प्लेट हैं उससे पठार का निर्माण होता है। तो आप विश्व के विभिन्न देशों में, जैसे झारखंड का पठार महाराष्ट्र में देख सकते हैं, तो इसी प्रकार से जो विभिन्न देशों में हम इस प्रकार की घटनाएं देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपसारी प्लेट किनारे, यानी जो डाइवर्जेंट प्लेट किनारा है उसको समझने का प्रयास किया। अब चलिए हम दूसरे प्लेट किनारे को समझते हैं, जिसे हम अभिसारी प्लेट किनारा या फिर
जिसे हम जो हमारे जो डिस्ट्रक्टिव प्लेट किनारा कहते हैं, क्योंकि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती, एक दूसरे से निकट आती हैं, तो क्या होता है, एक प्रकार का डिस्ट्रक्शन होता है, एक प्रकार का विनाश होता है। तो इस जो कि दो प्लेटें जब नजदीक आएंगी तो इससे क्या होगा, विनाश होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। तो उसी को इस चित्र के माध्यम से, इस घटना के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो इसी घटना के माध्यम से, इसी चित्र के माध्यम से, जो मतलब अभिसारी प्लेटों के सहारे जो हमारी जो अभिसारी प्लेट है, जो अभिसारी प्लेट का तात्पर्य है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से निकट आती हैं तो क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। क्योंकि यहाँ पर मान के चलिए, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि यह जो प्लेट है, यह प्लेट इस दिशा की ओर क्या कर रही है, दो प्लेटें एक दूसरे की ओर गति कर रही थी। परंतु जो यह जो प्लेट है और यह जो प्लेट है, यहाँ पर महासागरी प्लेट थी, इसलिए यह जो प्लेट थी वह नीचे धंस गई, और जो यह जो महाद्वीप प्लेट थी वह ऊंचे उठ गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तिब्बत का पठार है, यह ग्रेट हिमालय है, यह मिड हिमालय है, यह शिवालिक हिमालय है। तो यह इसे हिमालय की स्थिति को दर्शाने का प्रयास किया गया है, और यह चूंकि हमारी प्रायद्वीप प्लेट को दर्शाने का प्रयास किया गया है, पठार है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस चित्र के माध्यम से, इस चित्र में यह डिपिक्ट करने का, यह दर्शाने का प्रयास हो रहा है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से निकट आती हैं, अभिसारी प्लेट किनारे होते हैं, तो इससे क्या होता है, एक प्लेट दूसरे की ओर नीचे धंस जाती है। तो इसी प्रकार से भारतीय प्लेट भी यूरेशियाई प्लेट की ओर धंस गई थी, नीचे धंस गई थी। तो इससे क्या हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। क्योंकि यदि यहाँ इसको अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करें तो मान के चलिए, यह जो एक प्लेट है और यह एक प्लेट है, ठीक। तो यह दोनों प्लेटें हैं। जब इसमें से यदि एक प्लेट हल्की होगी, एक प्लेट हल्की होगी और एक प्लेट भारी होगी, जब दोनों प्लेट निकट आने का प्रयास करेंगी तो एक प्लेट क्या हो जाएगी, नीचे धंस जाएगी, और एक प्लेट क्या हो जाएगी, ऊपर उठी रहेगी। तो इससे क्या होगा, जब ज्वालामुखी का लावा निकलेगा तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, एक पर्वत का निर्माण हो गया था। परंतु हिमालय पर्वत का निर्माण भी इसी तरीके से हुआ है। यानी दो प्लेटें जब निकट आ रही थी तो उससे हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, वह इस प्लेट किनारे के सहारे, अभिसारी प्लेट किनारे के सहारे हमें स्पष्ट हो सकता है। तो उसको यदि हम समझने का प्रयास करें तो मान के चलिए, यह यूरेशियाई प्लेट है, ठीक। यह जो हिमालय पर्वत का निर्माण, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो पृथ्वी का जो ऐतिहासिक क्रम है उसमें बहुत हजारों वर्षों पहले, मतलब लाखों वर्षों पहले हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। तो हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रकार से हुआ था, तो मान के चलिए, जो हमारा जो आज का प्रायद्वीपीय भारत है, जो हमारा आज का जो भारत है वह प्राचीन स्थिति में वह नहीं था। परंतु जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत का भाग था वह अफ्रीका महाद्वीप से क्या हुआ था, जुड़ा हुआ था। अफ्रीका महाद्वीप से हमारा जो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वह इस प्रकार से जुड़ा हुआ था। परंतु हजारों वर्षों के पश्चात क्या हुआ, प्लेटों में गति हुई, प्लेटों में प्रभाव हुआ, इस कारण से इसने उत्तर की ओर गति करना प्रारंभ कर दिया। और यहाँ पर यूरेशियाई प्लेट्स थी, पहले से विद्यमान थी। यूरेशियाई प्लेट यानी यहाँ पर रसिया था, यहाँ पर चीन था, यहाँ पर तिब्बत का पठार पहले से विद्यमान था। तो यहाँ पर जो भारतीय जो प्रायद्वीप था, भारतीय जो उपमहाद्वीप प्लेट थी वह इस ओर गति कर रही, उत्तर की ओर गति कर रही थी, ठीक। परंतु यहाँ पर चूंकि इस क्षेत्र में टेथिस सागर विद्यमान था, आपने यदि हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो उससे और अच्छे तरीके से आपको इसको स्पष्ट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। परंतु यहाँ पर हम बता दें कि यहाँ पर टेथिस सागर विद्यमान था। तो टेथिस सागर में क्या था, यहाँ से नदियाँ आती थी तो यूरेशियाई भाग से, और इस टेथिस सागर में अपना जल गिराती थी। तो इसके नदियों के माध्यम से नदियों ने अपना बहुत अधिक मात्रा में नदियाँ अपने साथ में अवसाद बहा कर लाती थी, मलबा बहा कर लाती थी, और इस टेथिस सागर में विसर्जित करने का प्रयास करती थी। तो इसके कारण क्या हुआ, इसमें बहुत अधिक मलबा एकत्रित हो गया था हजारों वर्षों के पश्चात। तो इसके पश्चात जो हमारी जो उत्तरी जो हमारी जो प्रायद्वीपीय यानी भारतीय प्लेट थी वह इस ओर गति कर रही थी। तो इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर एक जीव श्रृंखलाएं विकसित हुई। जीव श्रृंखलाएं मतलब, जीव श्रृंखलाएं का तात्पर्य यह है कि जब दो किनारे होते हैं, यहाँ पर यह चट्टान होती है, मजबूत चट्टान होती है, और यहाँ पर भी मजबूत चट्टानी भाग था। दो मजबूत चट्टानी भागों के बीच में जो प्रमुख क्षेत्र होता है उसे हम जीव जो एक समुद्री क्षेत्र होता है, जो सागरी क्षेत्र होता है, उसे जीव श्रृंखलाएं कहते हैं। तो इसके माध्यम से हजारों वर्ष तो नदियों का अवसाद इसमें जा रहा था, और यह प्लेट इस तरफ गति कर रही थी। तो इसके कारण यह जो मलबा था इस पर एक दबाव पड़ना स्वाभाविक सी बात थी। तो इसके बाद एक अचानक से एक दबाव पड़ा, इस पर एक संपीड़न बल कार्य कर गया। क्योंकि यदि आप दो चीजों के एक निकट लाइएगा तो इससे क्या होगा, दोनों के बीच में जो भी चीज होगी, जो भी मलबा होगा, जो भी अवसाद होगा, वह ऊपर उठने का प्रयास करेगा। और इस रूप में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति इसी अवसाद से हुई है। और इसी अवसाद के ऊपर उठने के कारण हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के रूप में हम अवसादी, जो हमारा अभिसारी प्लेट किनारा है, जो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है,
जो जैसे हमने अपसारी प्लेट किनारा यानी दो प्लेटों के निकट आने के परिणाम स्वरूप जो हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण है वो उसको समझने का प्रयास किया है। तो इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से जिस प्रकार से हमने आपको पहले ही बताने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से जो हमारी जो प्लेटें हैं उसके सहारे यदि हम प्लेट विज्ञान टेक्टोनिक थ्योरी को समझने का प्रयास करें तो उससे हमें सबसे पहली चीज यह स्पष्ट हो गई कि किस प्रकार से सागर सतह है उसका क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। उसको हमने समझने का प्रयास किया था, परंतु उसका हमने जो हमारा अपसारी प्लेट किनारा है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं उससे क्या होता है, सागर के नितल का विस्तार होता है, सागर की सतह का विस्तार होता है, सागर के तल का प्रसरण होता है, उसको समझा। परंतु जो हमारा कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है, जब दो प्लेटें एक दूसरे के एक दूसरे से निकट आती है तो इसे हम अपसारी प्लेट किनारे कहते हैं। तो इससे हमने समझा किस प्रकार से हिमालय से फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हुआ। और इसी प्रकार से तो हमने दो चीजों को समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से महाद्वीपों में गति हो रही है, यानी महाद्वीप। इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से हमने जो पहली चीज समझी कि महासागर की सतह का विस्तार हो रहा है, दूसरी चीज हमने समझी कि किस प्रकार से जो महाद्वीप है वह भी गति कर रहे हैं। यानी भारतीय महाद्वीप को हमने देखा, भारतीय प्रायद्वीप को, कि वह अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। यानी भारत का जो हिस्सा है वह पहले प्राचीन हजारों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले वह इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। उसने यहाँ पर इस तरफ गति करना प्रारंभ की उत्तर की ओर, और यह आज चलकर हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। दूसरी बात हमने समझी किस प्रकार से महाद्वीप भी गति कर रहे हैं, महाद्वीप भी फ्लोट कर रहे हैं, महाद्वीप भी प्रवाह कर रहे हैं। और तीसरी चीज हमने समझने का प्रयास किया किस प्रकार से पर्वतों की उत्पत्ति इस जो अभिसारी प्लेट किनारा है, जो डिस्ट्रक्टिव प्लेट किनारा है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से निकट आती हैं उससे हमने महाद्वीप यानी जो हमारे जो पर्वत है उनकी उत्पत्ति, फोल्डेड माउंटेन यानी नवीन बलित मूर्धार पर्वत, जैसे कि हम हिमालय एक नवीन बलित मूर्धार पर्वत है, उसको उदाहरण के रूप में हमने देखा। इसी प्रकार से यदि आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में देखेंगे कि किस प्रकार से जो हमारा एंडीज पर्वत है और रॉकीज पर्वत है उनकी उत्पत्ति भी इसी अभिसारी प्लेट किनारे के सहारे, इसी जो हमारा डिस्ट्रक्टिव प्लेट किनारा है उसी के सहारे हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। यहाँ पर कौन सा पर्वत आप देख रहे होंगे, यहाँ पर इसके पश्चिमी क्षेत्र में आप देखिए, पश्चिमी तट पर तो रॉकीज पर्वत आपको दिखेगा। इसी प्रकार से यदि आप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में यदि आप पश्चिमी क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर एंडीज पर्वत विद्यमान है। ठीक, तो इन दोनों पर्वतों, जो कि यह भी एक प्रकार के नवीन बलित मूर्धार पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है, इनकी उत्पत्ति भी इसी अभिसारी प्लेट किनारे सहारे, इसी डिस्ट्रक्टिव प्लेट किनारे के सहारे हुई है। क्योंकि आप जानते हैं, अभी हमने समझने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से यह जो प्रशांत महासागर है, यहाँ पर क्या है, प्रशांत महासागर, आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर की यह जो प्लेट है यह इस दिशा की ओर गति कर रही है, और जो हमारी जो उत्तरी अमेरिकी प्लेट है वह इस दिशा की ओर गति कर रही है। और जब दो प्लेटें एक दूसरे के निकट आती हैं उसके बीच में जो मलबा भरा होता है, वो अवसाद भरा होता है। इस अवसाद यानी ज्यू श्रृंखला जैसे हम कहते हैं, जब तो इससे क्या हो रहा है, या इसके अवसाद का क्या हो गया, यह अवसाद ऊपर उठ गया, तो यही आज रॉकीज पर्वत। और इसी प्रकार से गति यहाँ पर हो रही है कि दो प्लेटें एक दूसरे से निकट आ रही हैं, तो इस कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर भी रॉकीज एंडीज पर्वत का यहाँ पर निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से हमने जब दो प्लेटें एक दूसरे से निकट आई यानी अवसादी प्लेट किनारे के सहारे, हमने देखने का प्रयास किया कि किस प्रकार से जो हमारे विभिन्न प्रकार के फोल्डेड माउंटेन है, नवीन बलित मूर्धार पर्वत है, उनकी उत्पत्ति हो रही है। और जो तीसरा प्लेट किनारा है, जिसे हम संरक्षी प्लेट किनारा कहते हैं, यानी तीन प्लेट किनारों के संबंध में हमने पहले ही चर्चा की थी कि तीन प्रकार के प्लेट किनारे पृथ्वी के जो धरातल है, पृथ्वी की जितनी प्लेटें हैं उनमें पाए जाते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव प्लेट किनारे अपसारी प्लेट किनारे को जिसको हमने समझा। फिर उसके बाद में अभिसारी प्लेट किनारा, यानी दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, उसे हम अभिसारी कहते हैं। अपसारी एक दूसरे से दूर जाती हैं। इन दोनों को हमने समझने का प्रयास किया। और तीसरा प्लेट किनारा है जिसे हम संरक्षी प्लेट किनारा कहते हैं, संरक्षी, या फिर से हम कंजर्वेटिव प्लेट किनारा अंग्रेजी में कहते हैं, कंजर्वेटिव प्लेट इसे कहते हैं। तो इसको भी अब हम इस कंजर्वेटिव प्लेट किनारे यानी संरक्षी प्लेट किनारे को समझने का प्रयास करते हैं। तो संरक्षी प्लेट किनारे का तात्पर्य है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में कार्य करें, इस प्रकार से लंबवत दिशा में वर्टिकल तरीके से गति करने का प्रयास करें, तो उसे हम संरक्षी प्लेट किनारा या फिर कंजर्वेटिव प्लेट किनारा के नाम से जानते हैं। यानी यहाँ पर प्लेटें जिस प्रकार से, यदि आप दो नाव को चलाइए समुद्र में, तो एक नाव दूसरे के समांतर गति से चलती है, यानी विपरीत दिशा में समांतर गति से एक दूसरे के समांतर जाने का प्रयास करती हैं, तो इसे हम संरक्षित या फिर कंजर्वेटिव प्लेट किनारे के नाम से जानते हैं।
तो इससे क्या होता है, इससे किन कलाकृतियों का, किन भू आकृतियों का निर्माण होता है, उसको भी हम चित्र के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि कहाँ पर यह कंजर्वेटिव प्लेट किनारा पाया जाता है, विश्व के किस भाग में, किस क्षेत्र में कंजर्वेटिव या फिर संरक्षित प्लेट किनारा पाया जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यह देख पा रहे होंगे, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पर इस पश्चिमी क्षेत्र उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर यहाँ पर एक सैंड एंड्रियाज भ्रंश पाया जाता है। सैंड एंड्रियास भ्रंश इसका प्रमुख उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर जो सैंड एंड्रियास, यहाँ पर देख सकते हैं कैलिफोर्निया, यहाँ पर कैलिफोर्निया है जो कि अमेरिका देश के अंतर्गत आता है। तो कैलिफोर्निया में जो प्रमुख यह जो यहाँ पर एक प्लेट है, एक प्लेट इस दिशा में, एक प्लेट ऊपर की दिशा में, यानी दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर का गति से वो गति कर रही हैं उनकी। तो इससे क्या होता है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से समांतर गति करती हैं तो इससे विभिन्न प्रकार की भूकंपीय घटनाएं घटित होती हैं। क्योंकि यदि आप चित्र के माध्यम से यदि समझने का प्रयास करें तो मान के चलिए एक प्लेट यह है और एक प्लेट यह है। ठीक, तो जब दो प्लेटें होती हैं, जब एक प्लेट इस दिशा की ओर गति कर रही है, एक प्लेट इस दिशा की ओर गति कर रही है, और वास्तविक रूप में यह जो सैंड एंड्रियाज भ्रंश की जिसकी हमने चर्चा की, जो कि उत्तरी अमेरिका के अलास्का की पास में स्थित है, पश्चिमी तट पर स्थित है, तो यहाँ पर इस प्रकार की गतियां हो रही हैं। तो यह एक प्लेट है, दूसरे प्लेट से क्या कर रही है, घर्षण कर रही है। यहाँ पर एक प्लेट दूसरे से क्या कर रही है, घर्षण कर रही है। तो यह एक प्लेट इस तरफ जा रही है, एक प्लेट इस तरफ जा रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, घर्षण होता है, एक प्रकार का एक तनाव उत्पन्न होता है, एक प्रकार का क्या घर्षण उत्पन्न होता है, जिससे यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बारंबारता में भूकंप की घटनाएं अलास्का में, यानी जो अमेरिका महाद्वीप है, जो उत्तरी अमेरिका है, उसके पश्चिमी तट पर हमें देखने को भूकंप की घटनाएं देखने को प्रमुख रूप से मिलती हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमने तीन प्लेट किनारों को समझने का प्रयास किया, यानी कंजर्वेटिव प्लेट किनारा, जिसे हम संरक्षित प्लेट किनारे के सहारे, यानी इससे क्या होता है, कंजर्वेटिव प्लेट किनारे के सहारे लंबवत गतियां होती हैं, वर्टिकल गति होती है। फिर उसके बाद हमने अपसारी प्लेट किनारा, यानी एक दूसरे से, अपसारी प्लेट किनारा का तात्पर्य है एक दूसरे से क्या हो, दूर गति हो, एक दूसरे से दूर गति करने का प्रयास हो। और तीसरा हमने जो अभिसारी प्लेट किनारा, तो इसके माध्यम से अभिसारी प्लेट किनारे एक दूसरे से निकट गति की बात की। और किस प्रकार से हमने पर्वतों की उत्पत्ति, महाद्वीप की गति, महासागर के नितल का विसरण, इसके साथ भूकंप की उत्पत्ति को देखा। परंतु यदि हम ज्वालामुखी के संदर्भ में देखें तो इसके संदर्भ में यह प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमें बहुत ही प्रमाणिक तरीके से जो हमें भूकंप की जो दशाएं हैं, यदि आप विभिन्न विश्व के मानचित्र से परिचित होंगे तो आप देखते होंगे कि विभिन्न विश्व के जिन क्षेत्रों में भूकंप आते हैं उसे हम रिंग ऑफ फायर का एरिया कहते होंगे। आपने पढ़ा हुई होगा कि रिंग ऑफ फायर के एरिया में बहुत बड़ी मात्रा में भूकंप आते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं। वह क्यों होती हैं, उसका कारण यही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से स्पष्ट होने का प्रयास करते हैं। कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर जापान देश है, यहाँ पर यहाँ पर यह जापान देश है, जो कि चाइना के जो चीन देश है उसके पूर्वी भाग में यहाँ पर जापान देश है, यहाँ पर फिलीपींस है, यहाँ पर इंडोनेशिया है। तो इस पूरे क्षेत्र में क्या होता है, इस पूरे क्षेत्र में इस रेखा के सहारे क्या होता है, ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं। तो ज्वालामुखी घटनाएं इस रेखा के सहारे क्यों होती हैं, इसका यह जो प्रश्न है यह इसके, क्योंकि ज्वालामुखी घटनाएं पहले समझिए कि ज्वालामुखी घटनाएं होती क्यों हैं। तो आपने हमारा ज्वालामुखी के संबंध में वीडियो देखा होगा, उसमें अच्छी तरीके से समझ जाएंगे आप, परंतु फिर भी उसको समझ लेते हैं कि ज्वालामुखी घटनाएं क्यों होती हैं। तो मान के चलिए पृथ्वी का यह आंतरिक भाग है। ठीक, तो पृथ्वी का यह जो मान के चलिए यह पृथ्वी का आंतरिक भाग है, यह पृथ्वी का आंतरिक भाग है, जिसे हम कहते हैं एस्थ्रोस्फीयर। तो एस्थ्रोस्फीयर यहाँ पर चूंकि लिक्विड अवस्था में है, मोल्टेन अवस्था में, प्लाज्मा की अवस्था में है, अर्धद्रव्य अवस्था में है, यहाँ का तापमान अधिक है, यहाँ पर रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, और यहाँ पर एक हॉट स्पॉट की स्थिति विद्यमान होती है। और यहाँ पर चूंकि एनर्जी अधिक है, इस कारण से एनर्जी क्या करती है, जो जहाँ पर हाई एनर्जी से लो एनर्जी के क्षेत्र में जाने का प्रयास करती है, इसलिए यह एनर्जी क्या करती है, अपने जो एनर्जी क्या करती है, निकालने का, अपनी एनर्जी रिलीज करने का प्रयास करती है। जिस प्रकार से प्रेशर कुकर में होता है कि प्रेशर कुकर में जब एनर्जी बन जाती है
जब हीट बन जाती है, अधिक हीट हो जाती है, ऊष्मा अधिक हो जाती है, तो अब ऊष्मा सीटी के माध्यम से बाहर निकलने का प्रयास करती है। उसी प्रकार से ज्वालामुखी के माध्यम से जो यहाँ पर एनर्जी अधिक बनी हुई है, जो यहाँ पर जो कन्वेंशन करंट उठ रही हैं, तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव तत्व हैं, इसके कारण यह एनर्जी पृथ्वी के बाहरी भागों में निकलने का प्रयास करती है, इसलिए ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं। परंतु भूकंप की घटनाएं भी इसी से जुड़ी हुई हैं। परंतु कई बार क्या होता है कि हिमालय के क्षेत्रों में भूकंप बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। तो इसके हिमालय के क्षेत्र में भूकंप आने का कारण यही है, क्यों आते हैं भूकंप, उसका कारण है कि जब दो यहाँ पर चूंकि एनर्जी बन रही है, यहाँ पर तापमान भी अधिक है। परंतु समुद्र के क्षेत्रों में यदि हम बात करें, तो जापान के क्षेत्रों में क्या होता है, यहाँ पर जो एक प्लेट है, जापानी प्लेट है, वह क्या है, सागरी प्लेट है। सागरी प्लेट हो, तो इस कारण से यहाँ पर जो दरार होती है, जो किनार होती है, उसके सहारे यहाँ से जल अंदर के भागों में चला जाता है। और जल जाते हैं, जब जल या पानी पृथ्वी के आंतरिक भागों में जाएगा, तो वह क्या कर एक प्रकार से ऊष्मा बनाने का कार्य करेगा। तो इस कारण से इसमें ऊष्मा अधिक हो जाती है, इसलिए ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं। परंतु मान के चलिए, यदि ज्वालामुखी आया है, ज्वालामुखी इतना शक्तिशाली नहीं है, ज्वालामुखी इतना अधिक शक्तिशाली नहीं है, वही आगे चलकर भूकंप का रूप लेता है। यानी कम ताकतवर ज्वालामुखी को ही हम भूकंप कहते हैं। जब ज्वालामुखी को निकलने के लिए, इस मैग्मा को निकलने के लिए इतनी अधिक शक्ति नहीं होती है कि ज्वालामुखी इस दरार के माध्यम से बाहर निकल जाए और ज्वालामुखी घटनाएं यहीं फंस कर रह जाती है, ज्वालामुखी यहाँ तक निकल पाता है, तो यहाँ से क्या होता है, पृथ्वी के जो बाहर भाग में हलचल उत्पन्न होती है। इसलिए यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि हिमालय के क्षेत्र में भूकंप क्यों आते हैं। तो हिमालय के क्षेत्र में जो हिमालय का जो क्षेत्र है, यह विद्यमान है। तो हिमालय के क्षेत्र में क्या है, जो भारतीय प्लेट है वह क्या कर रही है, इस दिशा की ओर गति कर रही है, ऊपर की ओर गति कर रही है, और जो तिब्बती प्लेट है वह भी इस दिशा की ओर गति कर रही है। तो इससे क्या होता है, एक प्रकार से यह प्लेट इस दिशा की ओर, यह प्लेट इस दिशा की ओर लगभग तो गति करने का प्रयास करती हैं। तो इससे होता यह है कि यहाँ पर जल की अनुपस्थिति है, तो जल क्या करता है, एक जो हम कहते हैं जैसे बाष्पीकरण करता है। यदि आप गर्म में तवे पर जल डालिए, तो इससे क्या बनेगा, एक प्रकार की अजीब तरीके से ऊर्जा बनेगी। तो यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण तो हो रहा है, जहां पर एस्थनोस्फीयर में ऊर्जा का निर्माण तो हो रहा है, परंतु ऊर्जा इतनी शक्तिशाली नहीं है कि ज्वालामुखी के माध्यम से निकले। तो इसलिए हम देखते हैं जो हिमालय के क्षेत्र में ज्वालामुखी नहीं आते हैं, बल्कि भूकंप की घटनाएं ही केवल संचालित होती हैं। तो इसका कारण यही है कि यहाँ पर इतनी अधिक एनर्जी नहीं है, इतना अधिक यदि जल यहाँ पर जल होता तो इससे क्या होगा, यहाँ पर ज्वालामुखी घटनाएं भी हो सकती थी। परंतु यहाँ पर केवल जो क्या है, दो प्लेट हैं, केवल महाद्वीपीय प्लेट है, तो इस कारण से सागरी प्लेट नहीं है। इसलिए यहाँ पर ज्वालामुखी के जो आंतरिक भाग है उसमें इतनी शक्ति नहीं होती है, इतना अधिक एनर्जी नहीं होती है, ताकि वह ज्वालामुखी के रूप में संचालित हो सके। वह केवल भूकंप के रूप में हमें क्या होती है, अनुभव होती है, वह हमें प्रतीत होती है। तो इससे हम चूंकि ज्वालामुखी को देख रहे थे, किस प्रकार से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से हम विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में ज्वालामुखी की घटनाएं होती हैं, उसको हम समझ सकते हैं। तो आपने देखा था, जैसा कि सबसे पहले हम समझाने का प्रयास किया आपको कि किस प्रकार से ज्वालामुखी घटनाएं संपन्न होती हैं, ज्वालामुखी क्यों आते हैं, ठीक। तो परंतु ज्वालामुखी जिन क्षेत्रों में आते हैं, वह जापान में सबसे अधिक मात्रा में ज्वालामुखी घटनाएं देखी जा सकती हैं, फिलीपींस में, इसके अलावा इंडोनेशिया में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने देखा होगा कि जैसे कि हमने प्लेट के सहारे समझाया था कि जो हमारी जो पश्चिमी, जैसे यह प्रशांत महासागर है, यहाँ पर यह प्रशांत महासागर है, तो पश्चिमी प्लाट जो प्रशांत महासागर है, यह पश्चिमी हिस्सा है, तो पश्चिमी प्लाट प्रशांत महासागर की जो प्लेट है वह इस दिशा की ओर गति कर रही है, और जो हमारी यूरेशियाई प्लेट है वह इस दिशा की ओर गति कर रही है, ठीक। तो जब दो प्लेट एक दूसरे से निकट आ रही हैं, तो इससे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। एक प्लेट दूसरे की, यह जो कि सागरी प्लेट है, तो सागरी प्लेट क्या होती है, अधिक भारी होती है, अधिक वेट होता है इसका, इसलिए इस प्लेट की, इस हल्की प्लेट यानी महाद्वीपीय प्लेट जो कि ग्रेनाइट से बनी होती है, इसलिए हल्की होती है, और जो महासागरी प्लेट होती है बेसाल्ट से बनी होती है, इसलिए भारी होती है। इसलिए जो महासागरी प्लेट है वह इसके नीचे छेपित हो जाती है, और यह प्लेट ऊपर की ओर हो जाती है। तो इससे क्या होता है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जल चला जाता है, तो इस कारण से जल के माध्यम से जल वही क्या बन जाता है, ऊष्मा बन जाता है। जल पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहाँ पर तापमान अधिक है, तो वहाँ पर जल जाएगा, तो इससे क्या होता है, ऊष्मा बन जाएगी। वह ऊष्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाह्य भागों में निकलने का प्रयास करेगी, इसलिए इसी ऊष्मा का निकलने के समय ज्वालामुखी घटनाएं यहाँ पर अधिक होती हैं, ठीक। यहाँ पर ज्वालामुखी घटनाएं बहुत अधिक मात्रा में जापान, इसके अलावा फिलीपींस, ताइवान और यहाँ पर इंडोनेशिया के क्षेत्रों में घटित होती हैं, ठीक। इसी प्रकार से यदि आप देखें कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी तट है,
तो उत्तरी अमेरिका पश्चिमी और दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी तट है वहाँ पर एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में विद्यमान है, और उत्तरी अमेरिका में आपने देखा होगा कि यहाँ पर रॉकीज पर्वत विद्यमान है। तो यहाँ पर भी इन दोनों पर्वत के सहारे भी विश्व में लगभग मतलब 30% के आसपास ज्वालामुखी घटनाएं संपन्न होती हैं। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं। और इसके अलावा जापान का हमने जो कि पूर्वी तट तो हमने देखा ही कि किस प्रकार से यहाँ पर भी घटनाएं ज्वालामुखी की होती हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर इस क्षेत्र में घटनाएं भी होती हैं। इसीलिए हमने इसको पहले ही समझाने का प्रयास किया कि यहाँ पर भी दो प्लेटें एक दूसरे से नजदीक आ रही हैं। यहाँ पर जो उत्तरी अमेरिकी प्लेट है और जो हमारी जो प्रशांत महासागर की जो पूर्वी प्लेट है वह क्या कर रही है, एक दूसरे से क्या कर रही है, अभिसारी प्लेट किनारा बना रही है। और अभिसारी प्लेट किनारों के सहारे हमने बताया है कि ज्वालामुखी और भूकंप की सहारे घटनाएं बहुत अधिक मात्रा में संपन्न होती है, क्योंकि जब दो प्लेट किनारे एक दूसरे से निकट आते हैं तो डिस्ट्रक्शन होता है। एक प्रकार की क्या होती है, यहाँ पर टक्कर हो जाती है दोनों प्लेटों की। एक प्लेट नीचे जाती है, जो कि महासागरीय प्लेट है, तो महासागरीय प्लेट नीचे की ओर क्षेपित हो जाती है क्योंकि यह भारी होती है। और जो महाद्वीपीय प्लेट है वह ऊपर की ओर क्या हो जाती है, उठ जाती है। तो इससे जो मैग्मा यहाँ जो आंतरिक भाग जो मैग्मा यहाँ से जाता है वह क्या करता, जो चट्टान यहाँ पर से आंतरिक भाग में पहुंचती है वह क्या कर देती है, वह गल जाती है और ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर निकलने का प्रयास करती है। तो यदि आप इस क्षेत्र को माध्यम से अभी आप देखिए तो आप समझ जाएंगे। फिर से यदि हम समझाने का प्रयास करें तो यहाँ पर मान के चलिए यह एक प्लेट है, यह एक प्लेट है, यह उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, और यह मान के चलिए आप जो हमारी प्रशांत महासागर की पूर्वी प्रशांत महासागरीय प्लेट है। तो पूर्वी प्रशांत महासागरीय प्लेट यह है, यह उत्तरी अमेरिकी प्लेट है। दो प्लेटें एक दूसरे से निकट आ रही हैं, तो इससे क्या है, जो पूर्वी प्रशांत महासागरीय प्लेट है वह महासागरीय प्लेट है, वह सागरीय प्लेट है, ओशनिक प्लेट है, इसलिए भारी होगी। तो इस प्लेट से नीचे धंसने का क्या हो जाएगी, इस प्लेट से नीचे सम्मर्द हो जाएगी। और यहाँ पर हमने बताया कि यहाँ पर बेनी ऑफ जोन पाया जाता है, और यहाँ पर चूंकि तापमान अधिक होता है तो बेनी ऑफ जोन में यह जो चट्टान पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में गई है वह क्या हो जाएगी, गल जाएगी, मेल्टन अब यह क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो मैग्मा अधिक बन गया है वह अब क्या करेगा, इसी के सहारे निकलने का प्रयास करता है। तो इसलिए हमने देखा कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप है उसके पश्चिमी क्षेत्रों में भी ज्वालामुखी और भूकंप की घटनाएं अधिक मात्रा में संपन्न होती हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी जिस प्रकार से यह एरिया हमने देखने का प्रयास किया, और इसी के यह एरिया हमने देखने का प्रयास किया, इसलिए हम जो प्रशांत महासागर के क्षेत्र को हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। और रिंग ऑफ फायर में क्या होता है, समय समय पर ज्वालामुखी घटनाएं संपन्न होती रहती हैं। तो यह जो हमने तीनों प्लेट किनारों के सहारे हमने समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से जो तीन प्लेट किनारे हैं, और यह जो W.J. मॉर्गन की जो थ्योरी थी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत था। तो इस प्लेट ने विवर्तन की सिद्धांत जो कि 1968-69 में आया था, तो इस सिद्धांत के माध्यम से हमने तीन प्लेट किनारे को समझा, और तीन प्लेट किनारों के सहारे हमने विभिन्न प्रकार से जो पर्वत निर्माण की प्रक्रिया है, ज्वालामुखी, भूकंप, सागर के तल का अपसरण, महाद्वीप की प्रवाह की गतियां को समझने का प्रयास किया। परंतु जो इस थ्योरी के माध्यम से जिस तरीके से जो यह थ्योरी है वह विश्व विख्यात है, विश्व में सर्वाधिक जो मान्य थ्योरी है, आधुनिक समय में जो सबसे मान्य थ्योरी है, पृथ्वी की विभिन्न प्रकार की गतियों को लेकर, पृथ्वी की जो प्लेट की गतियां हैं, प्लेट की गतियों को लेकर यह जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है सबसे ज्यादा अधिक मान्य थ्योरी के रूप में हमारे सामने हमारे वैश्विक जगत में विद्यमान है। धन्यवाद।